नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार है। शुक्रवार की सुबह 9 बजे हम सिनेमा, साहित्य और समाज पर बात करते हैं, और हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर जबरीमल पारख सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, जो आपको भी और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। जी, तो ये सिलसिला तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि प्रोफेसर जबरीमल पारख सर जो है, लंबा समय उन्होंने अध्यापन पे दिया है। लगभग 35-40 साल तक अध्यापन का कार्य किया है। कई सारी किताबें लिखी हैं सिनेमा पर, और सिनेमा पर जो हिंदी में बेहतरीन किताबें हैं उनमें से ज्यादा किताबें जो है वो पारख सर की। और हम लगातार बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की यात्रा कथा पे। पिछले सप्ताह हमने बात की थी बासु चटर्जी पे, और इस सप्ताह हम बात करेंगे मणिकौल पे। तो आप सबका भी स्वागत है, और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धनंजय कुमार जी, आज हम समानांतर सिनेमा के एक महत्वपूर्ण फिल्मकार मणिकौल के सिनेमा पर बात करेंगे। मणिकौल की विशिष्टता यह है कि वो अकेले संभवतः हिंदी के ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सबसे अधिक फिल्में बनाई है। यानी कि उन्होंने वैसे तो दूसरी भाषाओं के साहित्य पर भी फिल्में बनाई है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य पर काफ़ी फिल्में बनाई है, और इस रूप में हिंदी साहित्य को सिनेमा के माध्यम से लोग दर्शकों तक पहुंचाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। मणिकौल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वो कश्मीर निवासी रहे हैं, लेकिन उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था, जहां उनके माता पिता रहते थे। और उनके परिवार में कुछ लोग पहले से ही सिनेमा में थे, जैसे महेश कौल, जो एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर रहे हैं। वो रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। इसी तरह से राजकुमार, फिल्म अभिनेता राजकुमार भी उनसे भी उनकी रिश्तेदारी थी। लेकिन मणिकौल की पहचान जो है अपने पहले से अपने परिवार या रिश्तेदारों में जो लोग सिनेमा में थे उनके कारण नहीं थी, बल्कि समानांतर सिनेमा के कारण थी। और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जो है निर्देशन का डिप्लोमा किया था। उस समय किया था जब वहाँ पर ऋत्विक घटक भी थे, और इस तरह से उन्हें ऋत्विक घटक से सीखने का काफी अवसर मिला। मणिकौल ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में पहले एडमिशन लिया था अभिनय कला सीखने के लिए। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अभिनय नहीं बल्कि निर्देशन सीखना चाहिए, और उन्होंने फिर अपना जो है निर्देशन में उन्होंने एक तरह कहना चाहिए कि निर्देशन का डिप्लोमा उन्होंने हासिल किया। फिर 1966 में उन्होंने ये सीखा था। वहाँ पर उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई पुणे इंस्टीट्यूट में रहते हुए, और उसके अलावा उन्होंने एक दो फिल्मों में, मतलब कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। जैसे 1969 की जो फिल्म जिसकी चर्चा हम पिछली बार बासु चटर्जी के संदर्भ में कर चुके हैं, सारा आकाश, उसमें सारा आकाश का जो नायक है समर, उसके बड़े भाई की भूमिका इन्होंने ही निभाई थी मणिकौल ने। तो इस रूप में उन्होंने अभिनय में भी काम किया था, लेकिन मुख्य रूप से उनका योगदान जो है वो निर्देशन के लिए ही जाना जाता है। खास बात यह है कि मणिकौल जो है वो काफी अलग तरह के फिल्मकार हैं। मतलब हम हिंदी में, अगर हम हिंदी की परंपरा देखें, लोकप्रिय सिनेमा की परंपरा देखें, या वह फिल्में जो व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बनाई गई है और लोकप्रिय फिल्में नहीं कही जा सकती, जिन्हें कलात्मक फिल्में कहा जाता है, उस परंपरा में भी देखें तो हम देखेंगे कि मणिकौल कुछ अलग तरह के फिल्मकार हैं।
यानी कि अगर वो प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की परंपरा में नहीं आते, सुभाष घई की परंपरा में नहीं आते, तो वो श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी की परंपरा में भी नहीं आते। उनकी परंपरा जो है काफी अलग है, और इस रूप में ये कहा जा सकता है कि वो यूरोप का जो न्यू वेव सिनेमा है उनसे वो काफी प्रभावित रहे। हालांकि उन्होंने न्यू वेव सिनेमा से प्रभाव ग्रहण करते हुए जब फिल्में बनाई, तब यूरोप में न्यू वेव सिनेमा अपने ढलान पर था, यानी कि समाप्ति की ओर था। लेकिन वहाँ पुणे इंस्टीट्यूट में रहते हुए उन्हें दुनिया भर का बेहतरीन सिनेमा देखने का अवसर मिला, और उस अवसर के कारण उन्हें जो है हिंदी में भी इस तरह की फिल्में बनाने की उन्होंने कोशिश की। ये तो नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल उनकी नकल करते हुए उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन वो उनसे प्रभावित जरूर थे। ये प्रभाव अलग तरह का था। अलग तरह का कैसे? जैसे अगर हम उस न्यू रियलिज्म की बात करें, नव यथार्थवाद की बात करें, जो हमें उस दौर की फिल्मों में दिखाई देता है, 1950-60 के दशक की फिल्मों में, जब हिंदुस्तान में विदेशी फिल्में काफी मात्रा में दिखाई जाने लगी थी, तो उस समय जो फिल्में बनी उस पर असर जो था वो न्यू रियलिज्म का था। लेकिन इस दौर में जो फिल्में बनी वो न्यू रियलिज्म का भी प्रभाव था, लेकिन वो न्यू वेव सिनेमा का। गोदार, फेलिनी, ये जो बड़े फिल्मकार थे, इन फिल्मकारों का प्रभाव भी था, क्योंकि इनकी फिल्में देखने का उन्हें अवसर मिला था, और इस रूप में उन्हें उनसे काफी कुछ सीखने का मिला था। उनकी पहली फिल्म जो है उसकी रोटी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो 1969 में रिलीज हुई थी। उसी समय जिस समय सारा आकाश और भुवन सोम भी रिलीज हुई थी, और इस तरह से मणिकौल जो है समानांतर सिनेमा की शुरुआत करने वाले फिल्मकारों में से एक है। उसकी रोटी चर्चित भी रही, विवादास्पद भी रही, और लोगों ने पसंद भी किया, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो उस सिनेमाई भाषा, जिस सिनेमाई भाषा को उसकी रोटी में प्रस्तुत किया गया था, उस सिनेमाई भाषा को लेकर बहुतों के मन में बहुत तरह के सवाल भी थे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बजाय किसी का अनुकरण करने के लिए अपने ढंग की फिल्में बनाई। इस पर हम थोड़ा विचार करें कि वास्तव में वो क्या फिल्मों के माध्यम से क्या करना चाहते थे। आमतौर पर क्या होता है कि जब साहित्यिक कृति को सिनेमा में रूपांतरित किया जाता है, तो एक तरह से जो शब्दों का माध्यम है, सिनेमा तो शब्दों का माध्यम है, तो शब्दों के माध्यम को विजुअल यानी दृश्य के माध्यम में बदलना होता है। ये एक सीधी सी बात है। अगर प्रेमचंद की कहानी को ही ले हम, शतरंज के खिलाड़ी को, तो शतरंज के खिलाड़ी को जब सत्यजीत राय ने फिल्म के रूप में बदला, तो उन्होंने एक कहानी जो शब्दों के माध्यम से लिखी गई थी उसे दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। और ये रूपांतरण जो किया जाता है, इस रूपांतरण में जाहिर है कि शब्द को दृश्य में बदलने पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहानी जैसी है उसी ढंग से प्रस्तुत कर दी जाती है, प्रस्तुत नहीं की जाती है। कहानी को जब किसी कहानी को, उपन्यास को, किसी को भी जब हम फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जो दृश्य माध्यम में संभव होते हैं, लेकिन जिसे कहानी में नहीं पेश किया जा सकता, या कहानी उससे भिन्न तरह की होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, आप देखेंगे कि आपने 2 बीघा जमीन फिल्म देखी। 2 बीघा जमीन के अंदर बलराज साहनी, जिसने शंभू महतो की भूमिका निभाई थी, वो कलकत्ता शहर में रिक्शा चलाता है। अब ये रिक्शा चलाते हुए का दृश्य जो है, वो दृश्य शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, वो देखने की चीज है। उसे कहानी के अंदर आप वर्णन करेंगे तो वह प्रभाव पैदा नहीं होगा जो 2 बीघा जमीन के अंदर
उसका प्रभाव पड़ा। इसी तरह से सत्यजीत राय की फिल्म सदगति का हम उल्लेख करें। सदगति आप प्रेमचंद की कहानी है, आप सदगति कहानी को पढ़ सकते हैं। उसमें जो मुख्य भूमिका जिसने निभाई है, उस दुखी संभवतः उसका नाम होता है, वो एक लकड़ी फाड़ रहा है और लकड़ी फाड़ते हुए का जो दृश्य सत्यजीत राय ने पूरा विजुअल बनाया है वो कहानी में आपको नहीं मिलेगा। कहानी में वो वर्णन भरा है, लेकिन फिल्म के अंदर, दृश्य माध्यम के अंदर ये ताकत होती है कि वो उसे जो है बदल सकता है, उसे दृश्य में इस तरह का बना सकता है कि जिसे देखकर हम शब्दों से आगे की चीज देखते हैं। यानी कि विजुअल के माध्यम से हमारे सामने एक ऐसा बिंब बनता है, वह बिंब शब्दों के माध्यम से संभव नहीं होता। और वह बिंब जो है वो केवल देखने की चीज नहीं होती, वो महसूस करने की भी चीज होती है। यानी कि उसमें संगीत का भी रोल होता है, उसके अंदर जो है शब्दों की भूमिका भी होती है, उसमें अभिनय की भूमिका भी होती है, उसमें एक्शन की भूमिका भी होती है। एक्शन की मतलब ऐसा नहीं है कि पात्र वहां पर कैमरे के सामने खड़े होकर संवाद बोल देते हैं, नहीं, वो संवाद नहीं बोलते। वो संवाद बोलने के साथ साथ क्रियाएं भी करते हैं, उनके चेहरे पर भाव ही नहीं आते, उनका पूरा शरीर जो है वो अभिनय करता हुआ दिखाई देता है और तभी ही वो प्रभावशाली होता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो तरीका है, ये तरीका मणिकौल नहीं अपनाते। दृश्य माध्यम यानी फिल्में तो बनाते हैं वो, लेकिन फिल्म बनाते हुए किसी साहित्यिक कृति को जब वो सिनेमा के माध्यम में ढालते हैं तब वो उसे कुछ और तरह से पेश करते हैं। कैसे? अब इसको थोड़ा सा एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे हम समझने का प्रयास करें और मैं कोशिश करूंगा कि वो सहज सरल ढंग से। आप देखेंगे कि सिनेमा जो है वो उसमें दिक् और काल, स्पेस और जो टाइम है वो हमेशा गतिशील रहता है। टाइम ज्यादा गतिशील रहता है। यानी कि हम जब, जैसे मान लीजिए आप सुबह दोपहर को 3 बजे फिल्म देखना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, और 2 घंटे की फिल्म है तो इसका मतलब है कि वो फिल्म जो है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक दिक जो है टाइम में वो ट्रेवल कर रही है, टाइम में ट्रेवल कर रही है। और उसमें दृश्य जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं, ठहरते नहीं हैं। जबकि जब हम चित्र देखते हैं कोई, तब क्या करते हैं हम, तब हम उसे दिक् में देखते हैं, हम उसे स्पेस में देखते हैं। हम, हमारे सामने चित्र होता है, हम उसे देखते हैं और हम अपनी नजरें जो है उस चित्र पर चारों ओर घुमाते हैं। इनके यहाँ, मणिकौल के यहाँ जो है वो फिल्म काल में धीमे गति करती है और दिक् में ज्यादा करती है, यानी स्पेस में। ये सिनेमा की विशेषता नहीं है, ये वास्तव में चित्रकला की विशेषता है। और फिल्म के अंदर वो चित्रकला की विशिष्टता को सिनेमा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में या भारतीय सिनेमा में इस तरह का प्रयोग करने वाले वो पहले और अकेले फिल्मकार हैं। आप अगर मणिकौल की फिल्में देखें और खासतौर पर इस फिल्म को देखें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी रोटी, तो उसकी रोटी में कहानी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन उस कहानी के अंदर जो गतिशीलता है समय की, वो गतिशीलता बहुत तेज नहीं है, उस तरह की नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो पॉपुलर सिनेमा होता है उसके अंदर दृश्य जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा तीव्र गति से चलते हैं। आप मनमोहन देसाई की फिल्में देख लीजिए, सुभाष घई की फिल्में देख लीजिए, शोले फिल्म देख लीजिए,
वहां दृश्य हमेशा तेजी से चलते हैं, और उसकी तुलना में जो साहित्यिक रचनात्मक फिल्में होती है उसमें दृश्य अपेक्षाकृत धीमे चलते हैं। क्यों धीमे चलते हैं? ताकि जो दर्शक है वो केवल एक्शन न देखे, उस एक्शन के पीछे जो विचार है उसको भी ग्रहण करे, वह उस मानसिकता को भी ग्रहण करे जो कि वो एक्शन फिल्में, जो लोकप्रिय फिल्में होती है उसमें ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें वो होती ही नहीं। लेकिन मणिकौल जो है उससे एक और कदम आगे जाकर वे उस दृश्य को एक तरह से इस बात का आग्रह कर रहे होते हैं कि उसे दिख में देखा जाए, यानी कि स्पेस में देखा जाए। गति जो है वहां पर समय की गति अपेक्षाकृत और भी धीमे होती है। इसलिए अगर आप इनकी फिल्में देखें, मणिकौल की फिल्में, तो आपको वो मणिकौल की फिल्में ठहरी हुई सी लगती है। उसके दृश्य, उसके फ्रेम आपको ठहरे हुए से लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फिल्म चल नहीं रही है बल्कि रुक रुक के चल रही है, या एक ऐसा चित्र हम देख रहे हैं, एक ऐसा चित्र देख रहे हैं जहां पर फिल्मकार हमें यह कह रहा है कि आप इस चित्र को अलग अलग जगहों से देखिए, उसके अलग अलग हिस्सों को देखिए। ये संयोग नहीं है कि उनकी जो पहली फिल्म थी उसकी रोटी के कई जो फ्रेम है या कई दृश्य जो हैं वो अमृता शेरगिल के चित्रों से प्रेरित है। जैसे कि उस फिल्म के अंदर एक दृश्य है जिसमें गांव की 3 औरतें गांव की एक अन्य औरत की मृत्यु पर वहां शोक प्रकट करने के लिए जाती, और शोक प्रकट करने के लिए जाती है तो वे 3 औरतें जो है वहां पर उस घर में जिस तरह के कपड़े पहन के और जिस तरह से खड़ी होती है, अगर आपने अमृता शेरगिल के चित्र देखे हों तो एक उनका चित्र बिल्कुल वैसा ही है जिसमें 3 औरतें खड़ी है और वो पंजाबी वेशभूषा पहने हुए। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने, मणिकौल ने अमृता शेरगिल के उस चित्र को ही अपनी फिल्म के अंदर जो है एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी पुनर्रचना कर दी है। इसी तरह से एक और चित्र है, उस चित्र में जो है एक स्त्री चारपाई पर बैठी हुई है। अमृता शेरगिल का एक चित्र और इसी तरह का है जिसमें कि एक स्त्री चारपाई पर बैठी हुई है। यहां पर भी जो बालो नाम की नायिका है वो चारपाई पर बैठी हुई है, और वो बिल्कुल, आप उस दृश्य को देखेंगे, उस शॉट को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप मणिकौल की उस फिल्म के अंदर अमृता शेरगिल का चित्र देख रहे हो। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से सिनेमा जो है उसमें कई तरह की कलाओं को शामिल किया गया है। मणिकौल की फिल्में जो है उसके अंदर साहित्य से का रूपांतरण नहीं होता है, बल्कि साहित्य जो है वो एक तरह से अपनी अपनी येता, अपनी पहचान जो है इनकी फिल्मों में फिर भी बनाए रखता है। उसको, उनका आग्रह होता है कि फिल्म को जब आप देखें तो भूलें नहीं कि ये एक साहित्यिक कृति पर है। मतलब आप इस तरह से समझें कि जब हम कहानी पढ़ते हैं कोई और उस कहानी पर बनी हुई फिल्म को देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये उसका रूपांतरण है, और रूपांतरण है तो उसमें बहुत तरह के अंतर आएंगे। मैं एक और इनकी फिल्म की चर्चा करूं, जैसे इनकी एक और फिल्म है मोहन राकेश के ही नाटक आषाढ़ का एक दिन पर। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस नाटक को पढ़ा होगा। हिंदी के सर्वोत्तम नाटकों में से एक है, जो कवि, संस्कृत के महान कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। और हम कालिदास के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा तो जानते नहीं है,
लेकिन उन्होंने जितना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मोहन राकेश संस्कृत में एमए थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन किया था, तो उन्होंने कालिदास के जीवन पर ये नाटक लिखा था। अब आप देखेंगे कि नाटक में क्या होता है, नाटक में और सिनेमा में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि नाटक में हमेशा जो रंगमंच है, वो रंगमंच उस रंगमंच के अंदर ही सारी गतिविधियां होती है। यानी कि जो पात्र है वो रंगमंच का जो आकार है, उस आकार के अंदर, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, उसके अंदर ही सब कुछ करते हैं। सिनेमा में ऐसा नहीं होता है। सिनेमा में भी होता तो वही है, आकार ही, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेकिन ये लंबाई, चौड़ाई, गहराई कैमरे के कारण बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अगर क्लोजअप होगा तो मालूम पड़ेगा कि उसी लंबाई चौड़ाई में वो केवल मुख दिख रहा है या कंधे से ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन वही जब लॉन्ग शॉट होगा तो एक युद्ध का मैदान भी दिखाया जा सकता है। यानी फ्रेम का आकार तो वही है, लेकिन उस फ्रेम के आकार के अंदर लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप, कई तरह के जो कहना चाहिए कि दृश्य हैं वो पेश किए जा सकते हैं। नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक में आपको, नाटक पर मैं किसी रंगमंच पर आप युद्ध नहीं दिखा सकते, अगर दिखाएंगे तो हास्यास्पद सा लगेगा। वहां अल्टीमेटली 4, 5, 6 पात्र ही विभिन्न तरह की गतिविधियां या क्रियाएं करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आषाढ़ का एक दिन के अंदर जो पूरा नाटक है 3 भागों का, वो मल्लिका के घर पर चलता है। मल्लिका जो इस नाटक की नायिका है, उसी के घर पर चलता है, उसी के घर का आंगन है, वही है। और जो बाहर के दृश्य हैं वो खिड़की के माध्यम से कहा जाता है, दिखाया नहीं जाता। वो कहा जाता है, जैसे देख के कोई कहता है कि कालिदास घोड़े से गुजर रहे हैं, या वहां पर जंगल का दृश्य है, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो रंगमंच है वो केवल मल्लिका का घर है। फिल्म में उस मल्लिका के घर से कहानी को बांधने की जरूरत नहीं होती। वहां पर उन दृश्यों को, जैसे कि हम जानते हैं कि कालिदास जो है उज्जैन के राजकवि होकर चले गए थे, उनको बुलावा आया था, वो चले गए थे, जाना नहीं चाहते थे। मल्लिका का आग्रह था कि उन्हें जाना चाहिए और वो चले जाते हैं। वहां से फिर वो मात्र गुप्त के रूप में कश्मीर के शासक बनकर भी गए थे। लेकिन हमें ये सब उस नाटक में सूचना मिलती है। फिल्म बनाने वाला चाहता तो ये सब दृश्य डाल सकता था। फिल्म के अंदर उसकी सीमा नहीं है। फिल्म का कैमरा तो कहीं भी पहुंच सकता था, वो उज्जैन भी पहुंच सकता था और वो कश्मीर भी पहुंच सकता था। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो मणिकौल ने फिल्म बनाई है, उस मणिकौल की फिल्म में वह पूरी फिल्म उसी नाटक की तरह सिर्फ मल्लिका के घर के उस आंगन में या घर के अंदर ही पूरी फिल्म चलती है, और वह दृश्य जो उसके बाहर के हैं वो एक दो जगह को छोड़कर कहीं भी दिखाए नहीं गए। ये जो साहित्य को इस तरह से पेश करना, जहाँ साहित्य की अस्मिता, साहित्य की इयता, साहित्य की पहचान बनी रहे, ये मणिकौल करते हैं। ये और बात है कि ऐसा करना जो है उपयुक्त है या नहीं, ये विवाद का विषय हो सकता है। हमारी जो अभिरुचियां साहित्य में बनी हैं, उन अभिरुचियों को अगर ध्यान दें तो हमें इस तरह की फिल्में गले नहीं उतरेगी। द्विधा फिल्म अगर आप देखें तो द्विधा में कई बार संवाद चल रहे होते हैं, लेकिन वो दृश्य जो है स्थिर है, दृश्य जो है स्थिर है, संवाद जो है बदलते रहते हैं। ये जो है एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति को बहुत सारे लोग शायद स्वीकार न करें। ये पथेर पांचाली से भी अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ
ऐसे प्रयोग भी उन्होंने किया है। उनमें से 2 प्रयोगों की मैं चर्चा यहाँ करूँगा। जैसे फ़िल्म उसकी रोटी को लें। उसकी रोटी मोहन राकेश की एक बहुत ही अच्छी, कम चर्चित लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म कहानी है। वो कहानी है एक ऐसी स्त्री के बारे में, ग्रामीण स्त्री के बारे में, जिसका पति जो है पंजाब के नकोदर में बस चलाता है, और नकोदर से जालंधर और जालंधर से नकोदर दिन में 3-4 बार आता है। इस बालो नाम की स्त्री, उसके पति का नाम है सुच्चा सिंह। स्त्री का काम यह है कि वो अपने पति को दोपहर के समय जाकर उसके गांव के पास से जब बस गुजरती है, जहां पर कि एक बस स्टैंड भी है, बस गुजरती है, तब वह उसे ले जाकर खाना देती है रोजाना। ये रोजाना का उसका काम है बालों का। लेकिन एक दिन वो समय पर नहीं पहुंच पाती, 2-2.5 घंटे देर से पहुंचती है, क्योंकि उस दिन उसके साथ रहने वाली उसकी छोटी बहन है, जिसको गांव का एक जंगी नाम का गुंडा है, वो छेड़खानी करता है और वो घबरा कर वापस आती है, घर आ जाती है। वो उपले लेने के लिए गई थी किसी के यहाँ से, और उपले लेकर नहीं आती। वो वापस उपले के लिए, उपला मतलब तो मेरे ख्याल समझ ही गए होंगे, हिंदी भाषी तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस उपले की व्यवस्था करने में समय लगता है। उसको हिंदी में तो उपला ही कहते हैं, उसे हमारे बिहार में उसको गोईठा बोलते हैं। हाँ, हाँ, गोईठा जो हर जगह गोबर का गोईठा। सुखाया जाता है जी, हाँ, गोईठा बोलते हैं तो बिहार में। हाँ, हाँ, राजस्थान राजस्थान में भी कुछ और शब्द हैं तो कंडे भी बोलते हैं उसको, उसको कंडे यहाँ भी कंडे बोलते बोलते हैं कंडे जी। भी बोलते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि उस उपले की व्यवस्था करने में बालों को समय लग जाता है, खाना बनने में समय लगता है। फिर उसको अपनी बहन की भी चिंता होने लगती है कि जो गुंडा बाहर सड़क पर उसे गांव में छेड़ सकता है, वो घर तक भी पहुंच सकता है। तो वो चिंतित होती है, और किसी तरह से जब वो बस स्टैंड पर पहुंचती है, तब तक वो जा चुका होता है। अब आप ये देखिए कि कहानी यह है कि वो सुच्चा सिंह जो है, वो सुच्चा सिंह अगर वहां उसकी पत्नी बालो खाना लेकर नहीं पहुंचती है, तो वो खाने की व्यवस्था कहीं भी कर सकता है, किसी ढाबे में खा सकता है, जैसा कि वो खा भी लेता है। लेकिन इस औरत बालो को इस बात का डर है कि सुच्चा सिंह नाराज होगा। सुच्चा सिंह जो है सप्ताह में 1 दिन घर आता है, और महीने के 20 रुपये देता है। जिस 20 रुपये, ये कहानी 50 के दशक की है, इसलिए आज से उसकी तुलना न करें, तो महीने के 20 रुपये देता है। और इस औरत की जिंदगी जो है इन 20 रुपये पर टिकी हुई है। ये ग्रामीण स्त्री है, और उसकी बहन भी की भी। जाहिर है कि पति के ये 20 रुपये उनके जीवन यापन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर वो देर से पहुंचती है और पति नाराज हो जाता है, तो उस नाराजगी का फल भी उसे भुगतना पड़ सकता है। कारण यह है कि उसने ये सुन रखा है कि शहर में उसने एक औरत भी रखी हुई है। औरत रखने का मतलब क्या है? औरत रखने का मतलब है कि कभी भी वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है। उसे याद आता है कि गांव की ही एक औरत, जिसको उसके पति ने छोड़ दिया था और जिसके कारण उसे भूखे मरने की नौबत आई थी, उसे सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। बालों को भी इसका डर लगता है, इसलिए वो हर हालत में अपने पति को नाराज नहीं होने देना चाहती। इसलिए जब वो बस निकल जाती है, उसके बाद पहुंचती है, तो वो दिन में 3-4 बार उसका पति उधर से गुजरता है, तो वो बैठी रहती है वहां पर उस सुनसान बस स्टैंड पर। उस बस स्टैंड का कहानी में भी वर्णन किया हुआ है, काफी यथार्थवादी, बहुत प्रभावशाली, और फिल्म में उसे दिखाया भी गया। और उसके बाद में वो दूसरी बार जब उधर से गुजरता है, तो वो रुकता नहीं है, और इससे वालों को यह महसूस होता है कि ये जो मेरा पति जो है सुचा सिंह, ये नाराज हो गया है। इसलिए वो
उस बस दूसरी बार गुजरने के बाद में भी बैठी रहती है, बैठी रहती है, और उसका बैठा रहना जो है 2 ढाई घंटे तक, कहानी के अंदर भी एक उसका बैठा रहना जो है, और अपने पति को रोटी देना जो है, वो उसके जीवन की, कहना चाहिए कि त्रासदी को दिखाता है। अब आप ये देखिए कि इस कहानी के अंदर सुच्चा सिंह जो है वो एक मामूली ड्राइवर है, ठीक है, वो कोई बड़ी हैसियत का व्यक्ति नहीं है, मामूली सा ड्राइवर है जो सरकारी महकमे में काम करता होगा, लेकिन उसकी क्या हैसियत है। लेकिन बालों के संदर्भ में वो उत्पीड़क की तरह है, और बालों क्या है, बालों उत्पीड़ित है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसका जीवन जो है अपने पति की दया पर निर्भर है। तो ये जो संबंध है, ये संबंध बहुत इस तरह के हैं जिसमें एक पूरी परत निकलती है कि स्त्रियां किस तरह से जीवन जीने के लिए, और उसी संदर्भ में अमृता शेरगिल के उन चित्रों को याद कीजिए जो इस फिल्म के अंदर दिखाए गए। जब वो बस स्टैंड पर बैठी होती है तब कई बसें निकलती है वहां से, और बसें जब निकलती है तो उनकी गति जो है वो एक तरह से वो बाहरी गति नहीं है, जो तेज हवाएं चलती है वो केवल बाहरी नहीं है, उसके हृदय के अंदर चलने वाली हवाएं भी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि उसके मन की जो धड़कन है, मन का जो डर है, भय है, एक तरफ भय यह है कि उसका पति नाराज है, उसे किसी तरह से उसे खुश करना है, और दूसरी तरफ उसे इस बात का डर है कि उसकी जो छोटी बहन है वो बहन अकेली है घर के अंदर। और इस तरह से आप देखेंगे कि तीसरी बार में सुचा सिंह रुकता है, अपनी पत्नी से प्रेम से बात करता है, ये भी कहता है कि वो अगली शनिवार को घर आएगा, और ये भी पूछता है अपनी पत्नी को कि अगर शहर से कुछ लाना हो तो बता दो। एक तरह से बालों को एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा दिल को धीरज बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि एक इस छोटी सी कहानी को फिल्म के अंदर जिस तरह से पेश किया गया है वो लाजवाब है, वो बिल्कुल अलग तरह का है। और ये जो चीजें हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी कई फिल्मों के अंदर ये जो एक सूक्ष्मता होती है यथार्थ की, इस सूक्ष्मता को बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। लेकिन कई जगह ऐसे प्रयोग भी हैं जिस प्रयोग पर बहुत लोगों को लगता है कि वो शायद सिनेमा माध्यम के लिए ठीक नहीं है। एक और फिल्म है जिस पर बहुत विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध जो हिंदी के बहुत बड़े कवि और कथा, उनकी रचनाओं पर एक फिल्म बनाई थी, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध की एक कहानी है, और उस कहानी को नहीं फिल्माया उन्होंने, नाम जरूर उस कहानी पर रखा है, लेकिन उसमें मुक्ति बोध की कई रचनाओं को शामिल किया गया है। उनकी अंधेरे में नाम की जो कविता है, लंबी कविता, उस कविता के अंश हैं उसमें। उसमें पक्षी और दीमक नाम की कहानी, नई जिंदगी नाम की कहानी, और भी कई कहानियां हैं, उनको शामिल किया गया है। यहाँ तक कि एक साहित्यिक की डायरी नामक जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके 2 निबंधों को भी इसमें शामिल किया गया, और इन सबको मिलाकर एक पटकथा बनाई गई है, कथात्मक पटकथा। और वो कथात्मक पटकथा हिंदी में बिल्कुल नए तरह का प्रयोग है, जिसे कि उन्होंने अपने इस फिल्म के माध्यम से पेश किया है। वो फिल्म भी बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म है, और उसे देखा जाना चाहिए। मणिकौल जैसे फिल्मकारों पर और भी विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन आज इतना ही। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आगे भी फिल्मों पर बात करेंगे, फिर हम कमर्शियल सिनेमा पे भी आएंगे। कई दर्शकों को लग रहा है कि लगातार सिनेमा, समानांतर सिनेमा पे बात कर रहे हैं, जो फिल्में हमने देखी नहीं उस पर बात कर रहे हैं। तो कम से कम देखे नहीं तो उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए, और सिनेमा के छात्र होने के नाते तो जरूर सुनिए, फिर उसको देखिए कि क्या है जो अच्छा है।
लेकिन जो आम दर्शक है उनको समानांतर सिनेमा जो है थोड़ा परेशान करता है ना। हाँ, तो हम उस पर भी बात करेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। पारक सर जो है सिलसिलेवार तरीके से हिंदी सिनेमा की पूरी यात्रा कथा और हिंदी सिनेमा में जो माइलस्टोन फिल्म्स हैं उन तमाम फिल्मों पर बात करेंगे। अगली बार हम श्याम बेनेगल पर चर्चा करेंगे, जिनकी फिल्में ज्यादा लोकप्रिय रही है ठीक, अगली बार और से हम ज्यादा मिलेंगे। देखी गई, बढ़िया। ज्यादा देखी गई। ठीक, ठीक है। तो उसका चाहेंगे तो सैम मेरेकल पर 2 एपिसोड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहिएगा। शुक्रिया। और मिलते हैं फिर दोपहर के कार्यक्रम में।